जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम सीटेट की जो हॉटस्पॉट टॉपिक हैं, उनके बारे में रिवाइज कर रहे थे एक बार। हम कल पियाजे को पढ़ चुके थे, आज हम वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे। क्या नाम इनका है? लेव वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है। और वाइगोत्स्की जो देखा जाए अगर जो तो हम अमूमन जब जनरली जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जितने 90% मनोवैज्ञानिक आपको अमेरिका से मिलेंगे, लेकिन वाइगोत्स्की जो है रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। लेकिन पियाजे भी हमने बताया था कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये जो वाइगोत्स्की हैं रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन बना नहीं लेकिन बन सकता है, हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। सिंपल सी बात, वाइगोत्स्की तो वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक, और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। एक ही सिद्धांत का नाम है, अलग अलग दो नाम है, एक ही सिद्धांत है। ये सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया। हम पीछे पढ़ चुके हैं संरचनावाद रचनावाद के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा था कि रचनावाद जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है, या बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए तो रचनावाद जो है 2 भागों में बटा हुआ है, संज्ञानवादी रचनावाद और सामाजिक रचनावाद। जो संज्ञानवादी रचनावाद है उसके जनक अगर जो देखा जाए तो जीन पियाजे, और सामाजिक रचनावाद के जनक देखा जाए तो वाइगोत्स्की। सामाजिक रचनावाद के जनक कौन? वाइगोत्स्की हैं। तो अगर जो वाइगोत्स्की के बारे में अगर जो हम पिछले 10-20 साल से क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो किसी भी परीक्षा में देख लीजिए, सीटेट तो हाल में चल रहा, तो हम लोग कहते हैं कि सीटेट के लिए वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर ये इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन ऐसा कौन सा शिक्षक भर्ती का एग्जाम है जहाँ से ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं? आप कोई भी राज्य का टेट ले लीजिए, आप सीटेट ले लीजिए, कहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है इनसे। और सीटेट में तो देखा गया है कि कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, इसके 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब 30 में से 6-7 क्वेश्चन हमें 3 टॉपिक से मिल रहे हैं। यानी कि हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर क्वेश्चन गलत हो जाए तो अलग की बात है। तो ये हमारी गलती हो जाती है। ये क्वेश्चन तो वाइगोत्स्की से अगर जो देखा जाए 10-20 सालों के पेपर में तो लगातार बन रहा है कि बालक के विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों को सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है? पहला टर्म ये होगा कि बालक के विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है। फिर दूसरी प्रकार से पूछा है कि बालक के बुद्धि के विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को किसने महत्वपूर्ण माना है। एक और इसी से बनाएगा कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को किसने सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो वाइगोत्स्की, हम सीधे क्वेश्चन देख रहे हैं वाइगोत्स्की से बन रहे हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कई बार हम बता चुके हैं, 10-20 साल के पेपर आप देखेंगे, किसी भी टेट का लीजिए, सीटेट का ले लीजिए, आप जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये जब देख लीजिए, आप चाहे जहाँ देख लीजिए, तो जब मिल जाए हमें सामाजिक सांस्कृतिक विकास, एक बार में हमारे दिमाग में सबसे पहले नंबर पर वाइगोत्स्की आनी चाहिए। अच्छा, वाइगोत्स्की और पियाजे में अंतर करना हम नहीं जानते क्या है? हम सीधे एमकेओ पढ़ लेते हैं, जेडपीटी पढ़ लेते हैं और भाषा चिंतन पढ़ लेते हैं, हम जानते हैं हमारा वाइगोत्स्की पूरा हो गया। लेकिन नहीं, अंतर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो हैं वो रचनावाद से ही दोनों जुड़े हुए हैं। वो संज्ञानात्मक रचनावाद से और ये सामाजिक रचनावाद से। जेरोम ब्रूनर भी संज्ञानात्मक रचनावाद से जुड़े हुए हैं। इन तीनों में बहुत कम अंतर है, इसीलिए चीज़ों को इन तीनों में अंतर को समझना और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। वाइगोत्स्की ने संज्ञान के लिए, किसके लिए? संज्ञान के लिए वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 कारकों को सबसे महत्वपूर्ण माना है। कौन कौन से कारक हैं? पहली बात देखो, संज्ञान क्या होता है? संज्ञान को, जो ज्ञान होता है, ज्ञान को साइकोलॉजी में संज्ञान कहते हैं। अच्छा, चिंतन करना, मनन करना, और जितने प्रकार के विकासात्मक चिंतन, मनन, ये जो स्मृति, ये सब चीज़ें संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ये संज्ञान मतलब जो बालक के पास जितना जो कुछ है ज्ञान, मस्तिष्क के अंदर जो ज्ञान है, जो सोच समझ सकता है, जितनी उसकी सोचने, समझने, बुद्धि, विचार, विमर्श करने की क्षमता जितनी है, वो सब संज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो वाइगोत्स्की कहता है कि जो संज्ञान का निर्माण होता है, इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। नंबर 1 पर इसमें आता है, इसने माना है नंबर 1 पर सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। किसको?
इसने सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना है। नंबर 2 पर इसने संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। किसको किसको? नंबर 1 पर सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण माना है, नंबर 2 पर संस्कृति को, और नंबर 3 पर इसने अगर जो महत्वपूर्ण माना है तो भाषा को। भाषा चिंतन और आत्मचिंतन पर भी इसने बल दिया है। किसने? वाइगोत्स्की ने। तो इसने समाज को महत्वपूर्ण माना, संस्कृति को महत्वपूर्ण माना, भाषा, ये 3 चीज़ों को अगर जो कोई महत्व दे रहा है तो वाइगोत्स्की। लेकिन इसी संज्ञान के लिए पियाजे ने क्या कहा? सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है, बाकी अंतर बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पियाजे ने संज्ञान के लिए क्या कहा कि पियाजे कहता है कि ज्ञान का निर्माण बालक खुद करता है। कंस्ट्रक्टिविटी, निर्मितवाद पर जोर देता है हमारा पियाजे। पियाजे कहता है कि ज्ञान का निर्माण बालक खुद करता है। बालक ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है। पिछली क्लास में जो हम पियाजे को पढ़े थे, हमने उसमें आपको बताया था कि ज्ञान कहीं बिकने वाली चीज़ नहीं है कि जाकर हम उसे खरीद लेंगे। बालक खुद ज्ञान का निर्माण करता है, लेकिन पियाजे के विपरीत वाइगोत्स्की कहता है कि ज्ञान समाज की अंतःक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। संस्कृति और भाषा, इन तीनों को मिला दिया जाए अगर जो, तो इससे ज्ञान का बहुत ही अच्छे से विस्तार कर सकता है। संज्ञान के लिए ही एक चीज़ और महत्वपूर्ण मानता है, परिपक्वता को। किसको? परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानता है। अगर जो परिपक्वता को किसी ने महत्वपूर्ण माना है तो माना है पियाजे ने, और वाइगोत्स्की परिपक्वता को नकारता है। कहता है परिपक्वता के बिना भी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। कहता है कि परिपक्वता के बिना भी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जीन पियाजे कहता है परिपक्वता जरूरी है। बालक खुद ज्ञान का निर्माण करता है, कौन कहता है? पियाजे। तो बालक समाज, संस्कृति और भाषा के द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है, ये कौन कहता है? तो वाइगोत्स्की कहता है। ये संज्ञान एक शब्द हमने उठाया और इससे आपको पियाजे और वाइगोत्स्की में अंतर पता चल गया, कहाँ कहाँ से क्या क्या अंतर है। अगर जो हम दूसरी चीज़ इसमें अगर जो हम देखेंगे, दूसरी चीज़ में अगर जो हम देखेंगे इसमें, तो जेडपीडी। क्या? जेडपीडी। इंग्लिश में इसका पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसे ही कहते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत। क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास। इसीलिए इसी सिद्धांत को जिन इनके हमारे जो वाइगोत्स्की हैं, इनके विकास को समीपस्थ विकास का भी सिद्धांत कहते हैं। इसे कह सकते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्रीय सिद्धांत। तो जेडपीडी क्या है, हम इसी पेज पर समझा देंगे, और वो जो हमने नोट्स रखे हैं पीछे वो आपको सिर्फ बताएंगे, यहाँ बाकी चीज़ यहीं पर समझा देंगे। जेडपीडी क्या है? जेडपीडी के लिए अगर जो कोई चीज़ महत्वपूर्ण है तो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक है एमकेओ और दूसरा है एस्केप फोल्डिंग। क्या? एमकेओ और एस्केप फोल्डिंग दोनों बहुत महत्वपूर्ण है जेडपीडी के लिए। एमकेओ का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर, हमसे ज्ञानी दूसरा, और इसके फोल्डिंग का मतलब होता है वह शुरुआती सहायता। इसके फोल्डिंग वह शुरुआती सहायता जो ज्ञान, जो किसी को सीखने के लिए प्रेरित करे। सीखना जहाँ से प्रारंभ होता है, इसकी फोल्डिंग वह होती है कि शुरुआत में हम उसकी सहायता, किसी बालक की शुरुआत में किसी बालक की सहायता हम कर देते हैं, फिर धीरे धीरे जब उसकी आदत पड़ती चली जाती है और वह सहायता धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ये इसके फोल्डिंग है। एमक्यू क्या है कि समाज में हम उस व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं जो हमसे ज़्यादा जानता है। एडल्ट का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। एडल्ट का मतलब यहाँ से इसे लिया गया है, वयस्कता से मतलब यहाँ से इसे यह लिया गया है कि जो ज्ञानी है हमसे, जो बुद्धिमान है हमसे, वहाँ से मतलब लिया गया है इसका। तो मोर नॉलेजेबल अदर। तो जेडपीडी के लिए जो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, एमके और इसके फोल्डिंग। जेडपीडी के लिए एमकेओ और इसके फोल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक बार फिर से भी एमकेओ इसके फोल्डिंग को, ये एमकेओ इसके फोल्डिंग अलग अलग लेंगे, लेकिन उसके पहले हम जेडपीडी देखते हैं क्या होता है। जेडपीडी, जेडपीडी के लिए ये स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। 3 स्तर जेडपीडी के लिए हैं, 3 स्तर जेडपीडी के लिए हैं। ये यहाँ पर बच्चा खुद है। यहाँ जो ज्ञान प्राप्त होगा वह कैसा ज्ञान है? वह वास्तविक ज्ञान है, वह वास्तविक ज्ञान है। यहाँ पर बालक खुद पहुँच जाएगा। और ये क्या है? ये जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ही है। और ये दूसरा वाला क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र जो है ये संभावित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? संभावित क्षेत्र।
ध्यान रखना चाहिए ज़रा। देखो, एक क्षेत्र ये जो सबसे पहला वाला ब्रैकेट है, इसमें क्या है? वास्तविक ज्ञान। यहाँ बालक खुद पहुँच रहा है। ये दूसरा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जेडपीडी, जॉन अप्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट इसे कहते हैं। और नंबर तीसरा क्षेत्र जो है ये सांस्कृतिक विकास का, ये मतलब ये संभावित क्षेत्र है। एक क्वेश्चन यहीं से बहुत साधारण क्वेश्चन एक ये बन जाता है कि जेडपीडी जो है, जेडपीडी किसके मध्य की अवस्था है? तो हम देखते हैं वास्तविक ज्ञान और जो संभावित क्षेत्र है उसके मध्य की अवस्था को जेडपीडी कहते हैं। जो है ना, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहाँ कहाँ का क्षेत्र है? तो वास्तविक ज्ञान और संभावित ज्ञान की जो मध्य का क्षेत्र है, हो सकता है जेडपीडी कहाँ का क्षेत्र है, कहाँ पर आता है? तो जेडपीडी क्षेत्र वास्तविक ज्ञान और संभावित ज्ञान के मध्य का क्षेत्र है। अब वास्तविक ज्ञान क्या होता है? वास्तविक ज्ञान क्या होता है? आई कैन डू इट, ये ऐसे याद रखो, आई कैन डू इट। वास्तविक ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसे हम खुद प्राप्त कर सकते हैं, हम खुद एक्वायर कर सकते हैं, हम खुद अर्जित कर सकते हैं। हम मतलब बच्चा, यू कैन डू इट, मतलब बच्चा खुद इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वह ज्ञान होता है वास्तविक ज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? वास्तविक ज्ञान, जिसे बच्चा खुद एक्वायर कर सकता है, हम खुद प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो ये क्षेत्र जो है जेडपीडी वाला क्षेत्र, जे इस क्षेत्र में बालक खुद ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर यम क्यू की आवश्यकता होती है। जेडपीडी के लिए हमने बताया था मोर नॉलेजेबल अदर, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यम क्यू और इसके फोल्डिंग की आवश्यकता होती है। ये क्षेत्र होगा जेडपीडी वाला। और ये संभावित क्षेत्र यहाँ तक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक उदाहरण लिया यहाँ पर दो बच्चों पर, ये दो बच्चों का उदाहरण लिया इसने, ये चीज़ जो हमने आपको बताई इसको समझाने के लिए वाइगोस्की ने दो बच्चों का उदाहरण लिया। उनका जो है बुद्धि लब्धि स्तर समान था, ज्ञान संज्ञान लेवल उनका समान था, और उनसे एक ही प्रश्न पूछा गया, एक ही प्रकार का प्रश्न उन दोनों से पूछा गया, एक ही प्रकार का प्रश्न पूछा गया उन बालकों से, और एक ने उत्तर दे दिया और एक उत्तर नहीं दे पाता है। क्या समस्या उत्पन्न हुई कि जब वो ज्ञान में जब बराबर हैं दोनों बालक, बुद्धि लब्धि में बराबर हैं, तो दोनों को उत्तर देना चाहिए था। लेकिन एक बालक उस प्रश्न का जवाब दे पा रहा है, दूसरा बालक उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा है। वैगोस्की कहता है ये चीज़ जो है, यही चीज़ है समस्या, यही समाज है कि जब जो बालक अच्छे समाज के संपर्क में है वह उस प्रश्न का जवाब हमें दे पा रहा है, और जो बालक उस लेवल के समाज में नहीं है, थोड़ा निचले समाज में आ रहा है, चीज़ों को जहाँ पर ग्रहण करने की क्षमता कम है, जो समाज अलग समुदाय से आ रहा है, वहाँ पर जो चीज़ें प्राप्त कर रहा है बालक, वो इस समाज को नहीं हल कर पा रहा है। तो ये इन दो बच्चों पर जब इसने प्रयोग किया, उसने बताया कि जो बड़े समाज में, बेहतरीन समाज में, ज्ञानी लोगों के पास या पढ़े लिखे समाज में, शिक्षित समाज में जो बालक रह रहा था, उस प्रश्न का जवाब दे पा रहा था। लेकिन दूसरा बालक जो थोड़ा कम पढ़े लिखे समाज में, थोड़ा निचले समाज में, थोड़ा मतलब विचारहीन समाज में जो बालक रह रहा था, उसका उत्तर नहीं दे पा रहा था, जबकि दोनों ज्ञान में बराबर थे, बुद्धि लब्धि में बराबर थे। ये कारण, ये जेडपीडी की अवधारणा कहती है। तो कुछ नहीं समझना था इसमें जेडपीडी में, ये चीज़ आप देख लीजिए कि जेडपीडी कहाँ कहाँ का क्षेत्र है। तो वास्तविक ज्ञान और संभावित क्षेत्र के मध्य के भाग को जेडपीडी कहते हैं। अब अगर जो हम एमक्यू और ढांचा एमक्यू के बारे में देखें और इसके फोल्डिंग के बारे में देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अगर जो हम एमक्यू क्या होता है देखें, अगर जो एमक्यू होता है मोर नॉलेजेबल अदर। क्या है एमक्यू? हमने बता रखा है एमक्यू क्या है कि एमक्यू है मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज्ञानी दूसरा है। जेडपीडी का वह क्षेत्र जहाँ पर बालक नहीं पहुँच सकता, उस क्षेत्र में पहुँचने के लिए बालक को समाज के जिस तबके से ज्ञान लेने की जरूरत होती है, वो तबका ही एमक्यू कहलाता है, वो तबका ही एमक्यू कहलाता है, और कुछ एमक्यू नहीं है। एमक्यू क्या है कि उस तबके से जहाँ पर बालक नहीं पहुँच सकता है, जैसे कि जिस विचारों को, मूल्यों को और तकनीकियों तथा भाषा ज्ञान बालक बड़े व्यक्ति, जैसे कि ऐसा क्षेत्र, वह जगह है जिस ज्ञान को बालक, जिन विचारों को बालक, जिस ज्ञान को, विचारों को, मूल्यों को तथा भाषा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बालक जो माता पिता, शिक्षक, गुरु, बड़े भाइयों और समाज के लोगों से मदद जो लेता है, वह जो क्षेत्र होता है वह एमक्यू कहलाता है। एक शब्द और हम लेंगे भी, इसके फोल्डिंग।
क्या है? स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग ये ज़बरदस्त एक शब्द है, जीन पियाजे के वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा पूछा गया शब्द है। अगर जो देखा जाए तो एमक्यू का क्वेश्चन बहुत कम बार बना, लेकिन इसके फोल्डिंग से प्रश्न क्वेश्चन कई बार बन के आए हैं। इसके फोल्डिंग को एक प्रकार से आप ढांचा निर्माण कहते हैं। ढांचा निर्माण कहते हैं। जैसे किसी को तैरना सिखाना है, जो एग्जामिनर है, जो टीचर है, जो प्रशिक्षक है, वह तैरकर नहीं सिखाएगा। क्या? वह तैरकर नहीं सिखाएगा, वह सिर्फ शुरुआती सहायता करेगा, तैरने के लिए प्रेरित करेगा। और वह फिर जब तैरना प्रारंभ कर देगा धीरे-धीरे, या हम कह सकते हैं साइकिल चलाने का उदाहरण लेते हैं, कि जब वो साइकिल चलाना धीरे-धीरे जब प्रारंभ कर देगा और फिर अपने आप खुद साइकिल चलाएगा। अध्यापक या शिक्षक कोई साइकिल चलाकर नहीं बताएगा, साइकिल चलाना तो खुद सीखेगा, लेकिन क्या करेगा? उसको प्रेरित करेगा साइकिल चलाने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो इसके फोल्डिंग की परिभाषा जो देख ली है, तो शुरुआती सहायता जो दी जाती है, क्या? जो शुरुआती सहायता दी जाती है, और शुरुआत में सहायता देने के बाद वह सहायता धीरे-धीरे कम होती चली जाती है, वह इसकी फोल्डिंग कहलाती है। ढांचा का निर्माण कर देते हैं, ढांचा का निर्माण करना। और कहने का मतलब ये है कि जो बालक के पास ज्ञान तो है, लेकिन वो अलग-अलग बिखरा है। बालक जानता है, साइकिल चलाना बालक समाज में देख रहा है, तैरना बालक समाज में देख रहा है, लेकिन सही से उसका संचालन नहीं जानता है। अध्यापक क्या करेगा? उसको सिर्फ़ उस चीज़ों को एकत्रित करेगा। क्या करेगा? एकत्रित करेगा। और जो कुशल व्यक्ति कह सकते हैं, आप अध्यापक कह सकते हैं, वह उन चीज़ों को एक साथ एकत्रित कर देगा और उसको प्रेरित कर देगा करने के लिए, और जब वह काम करना प्रारंभ कर देगा, धीरे-धीरे आनंद आने लगेगा और वह उस चीज़ को खुद सीख जाएगा। ये शब्द स्कैफोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? यह चीज़ स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और स्कैफोल्डिंग के बारे में एक और विवाद है कि स्कैफोल्डिंग शब्द को लेकर कौन आया? स्कैफोल्डिंग का एक चीज़ है कि स्कैफोल्डिंग जो शब्द है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया था जेरोम ब्रूनर ने। क्या? जेरोम ब्रूनर। ये भी संज्ञान स जेरोम ब्रूनर से जुड़े हुए हैं। जेरोम ब्रूनर ये शब्द लेकर आए थे सबसे पहले, और इसके फोल्डिंग पर जो किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया है, इसके फोल्डिंग को अगर किसी ने प्रमोट किया है, सबसे ज़्यादा अपने सिद्धांत में उपयोग लिया है, तो वाइगोत्स्की हैं। अगर जो इसके फोल्डिंग शब्द से ऐसे इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो हमारी समझ से ये दोनों व्यक्ति एक साथ विकल्प में नहीं आएँगे। या तो पूछेगा शब्द किसने दिया था, या पूछेगा इसका शुद्ध उपयोग किसने किया। अगर जो पूछे इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने बार किया था, तो जेरोम ब्रूनर ने किया था। और इसके फोल्डिंग का अगर सबसे ज़्यादा सिद्धांत में उपयोग अपने किसने किया है, तो किसने किया है? वाइगोत्स्की ने किया है। अरे अब टॉपिक पढ़ चुके हैं मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? विलियम जेम्स ने। और अगर जो किसी ने सिद्धांत पर मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का सबसे उपयोग किया है, तो विलियम मैकडूगल। उसी प्रकार से ये इसके फोल्डिंग शब्द के बारे में ये अवधारणा है। अब अगर जो देखें किसमें वाइगोत्स्की ने भाषा चिंतन पर जो क्या काम किया है, भाषा चिंतन पर क्या काम किया है, तो देखा जाए कि वाइगोत्स्की कहता है कि भाषा और चिंतन प्रारंभ में अलग-अलग होते हैं। भाषा अलग है, चिंतन अलग है। वाइगोत्स्की कहता है कि प्रारंभ में भाषा और चिंतन ये क्या हैं? अलग-अलग हैं। दोनों चीज़ें क्या हैं? अलग-अलग हैं, और फिर बाद में एक हो जाते हैं। जब बालक धीरे-धीरे परिपक्व होता चला जाता है, तो जिस प्रकार का चिंतन होता है, उसी प्रकार की भाषा होती है। और भाषा चिंतन कहते हैं प्रारंभ में अलग-अलग हैं, और धीरे-धीरे विकास के साथ ये दोनों एक होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक अंतर पियाजे और वाइगोत्स्की में यह है कि वाइगोत्स्की कहता है कि भाषा पहले है, चिंतन बाद में। जब हम भाषा सीखेंगे, फिर चिंतन करेंगे। ये वाइगोत्स्की कहता है कि भाषा के साथ चिंतन करेंगे हम, भाषा पहले सीखेंगे, फिर चिंतन करना सीखेंगे। ये चीज़ वाइगोत्स्की कहता है कि जब हमें बोलना, बातचीत करना, लिखना, पढ़ना आएगा, बोलना आएगा, तभी तो हम उस पर चिंतन करेंगे। लेकिन इसके विपरीत भाषा को पहले कौन कहता है? भाषा को पहले और चिंतन को सेकंड पोजीशन पर रखता है वाइगोत्स्की। लेकिन
भाषा को सेकंड पोजीशन पर, चिंतन को फर्स्ट पोजीशन पर रखता है पियाजे। पियाजे कहता है चिंतन पहले होता है और भाषा बाद में सीखते हैं हम। एक यहाँ पर अंतर ये है कि भाषा और चिंतन के बारे में vygotsky कहता है कि भाषा और चिंतन दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन विकास के साथ-साथ दोनों धीरे-धीरे एक होती चली जाती हैं। ठीक है? और भाषा को पहले vygotsky कहता है कि भाषा पहले आती है और फिर चिंतन प्रारंभ होता है। पियाजे कहता है नहीं, पियाजे कहता है पहले चिंतन बाद में भाषा। ये भाषा चिंतन पर काम किया हमारे vygotsky और पियाजे ने। पियाजे क्या कहता है? चिंतन पहले, भाषा बाद में, क्योंकि पियाजे कहता है ज्ञान का निर्माण खुद बालक करता है और वहीं vygotsky कहता है कि भाषा पहले और चिंतन बाद में। और क्योंकि समाज में जब बालक रहेगा तो पहले धीरे-धीरे भाषा का विकास करेगा, भाषा के साथ-साथ बालक जब चीज़ों को एक्वायर करना शुरू करेगा तो धीरे-धीरे चिंतन भी प्रारंभ करेगा। तो ये दोनों चीज़ें इनकी अलग-अलग हैं। और उसके बाद पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व अगर देखा जाए, पियाजे के सिद्धांत का शिक्षण में महत्व देखा जाए तो इन्होंने 2 प्रकार के चिंतन बताए हैं। पियाजे नहीं, सॉरी, vygotsky के सिद्धांत का शिक्षण में महत्व देखा जाए तो इन्होंने एक बताया है पारस्परिक। क्या? कौन सा चिंतन? एक बताया इन्होंने पारस्परिक शिक्षण। कैसा शिक्षण? एक इनका कैसा शिक्षण है? पारस्परिक शिक्षण। अच्छा, पारस्परिक शिक्षण क्या होता है? रेसिप्रोकल थिंकिंग या टीचिंग या थिंकिंग, पारस्परिक सोच या फिर पारस्परिक शिक्षण। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? ये कहता है कि इसमें क्या होता है कि मान लो 8 लोगों का एक ग्रुप बना दिया और एक मास्टर जी अलग हैं। सॉरी, 8 लोगों का एक ग्रुप है और गुरु जी अलग हैं। ये मास्टर जी 8 बच्चों के ग्रुप से एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप से एक प्रश्न पूछते हैं कि बताओ पियाजे के बारे में क्या जानते हो? पियाजे की अवधारणा बताओ क्या है? पियाजे की थ्योरी बताओ क्या है? तो ये 8 बच्चों का ग्रुप जो कहता है गुरुजी कुछ अलग बताते हैं। कोई बालक अलग बताता है, कोई बालक अलग बताता है। तो ये गुरुजी इस बार क्या करेंगे? पहले प्रक्रिया क्या हुई? प्रश्न पूछने की। और जब पहले प्रक्रिया हुई प्रश्न पूछने की, और प्रश्न किसने पूछा? अध्यापक ने पहले बालकों से प्रश्न पूछा, उस बालकों के ग्रुप से प्रश्न पूछा, ग्रुप में क्या हुआ? अलग-अलग जवाब मिले। तब गुरुजी दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है? गुरुजी उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। उत्तर में क्या होता है? अवधारणा सिर्फ बता देते हैं। क्या होता है कि जो पियाजे थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने 4 अवस्थाएँ बताई। संवेदी प्रेरक अवस्था, मतलब जो अवस्थाएँ हैं, मतलब संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, इनका जो टाइम पीरियड था और संगठन के बारे में बता दिया, विकेंद्रीकरण के बारे में बता दिया, आत्मसातीकरण के बारे में बता दिया और आत्मसातीकरण के बारे में बता दिया, अनुकूलन क्या होता है और अपलटावीपन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा इन्होंने बता दिया। अब बालक कहता है कि गुरुजी ये जो आपने चौथी अवस्था बताई थी अभी, उसमें हम कार्यकारण नहीं समझ पाए क्या होते हैं। उसने पूछा कि हम विकासात्मक चिंतन नहीं पूछ पाए क्या होते हैं। तो तीसरे चरण में जो चीज़ें बालक को समझ में नहीं आई हैं, उस ग्रुप को समझ में नहीं आई हैं, वो अध्यापक उनका जो है विधिवत चीज़ें बताएगा। ये चीज़ें होती हैं। तो पारस्परिक शिक्षण में क्या होता है कि एक ग्रुप हो गया, गुरुजी अलग हो गए। गुरुजी ने पहले प्रश्न ग्रुप से पूछा, मान लो जो प्रश्न पूछा उसकी अवधारणा बाद में गुरुजी ने बता दी दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर जो बालक को समझ में चीज़ें नहीं आई उसका विधिवत वर्णन करके बता दिया गया। ये पारस्परिक शिक्षण हो गया। पारस्परिक शिक्षण के बाद एक दूसरा शिक्षण अगर जो आता है इनके शिक्षण में, तो आता है सहयोगी अधिगम अवधारणा। क्या आती है? सहयोगी अधिगम अवधारणा। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि पारस्परिक शिक्षण किससे जुड़ा हुआ है, और अगर ये चीज़ हमें नहीं पता है तो हमें विश्वास नहीं होता है कि ये क्वेश्चन vygotsky से पूछा गया होगा। हमें विश्वास नहीं होता है कि सहयोगी अधिगम क्वेश्चन vygotsky से पूछा गया है। सहयोगी अधिगम में क्या होता है कि एक ग्रुप बना दिया गया, मान लो 8 ही लोगों का ग्रुप है और एक प्रश्न दे दिया अध्यापक ने। अध्यापक एक प्रश्न दे देगा इस ग्रुप को और कहेगा आप इसके बारे में विचार विमर्श कीजिए, सोच विकसित कीजिए अपनी, और फिर हमें क्लियर करके बताइए क्या है। तो बालक क्या करेंगे? उन पर सब पर वर्क करते हैं, पूरा करने के बाद जो है चीज़ों को बताते हैं। ये सहयोगी अधिगम पियाजे का, vygotsky का है। तो ये सहयोगी अधिगम होगा। और
भाषा विचार के क्षेत्र में इन्होंने सामाजिक भाषा, आत्म भाषा और शोक एक चीज़ और बची है। भाषा विचार में हमने जब भाषा विचार के बारे में बता रहे थे, तो हम एक अहम केंद्रित भाषा नहीं बताए हैं, आत्म केंद्रित भाषा नहीं बताई है कि आत्म भाषा क्या होती है या स्वकेंद्रित भाषा क्या होती है। आत्म भाषा या स्वकेंद्रित भाषा क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। कि अहम की भाषा क्या होती है? खुद की बालक की खुद की जो बालक जो खुद सोचता है, वह भाषा जो होती है, वह आत्म केंद्रित भाषा होती है। और इसी आत्म भाषा शब्द को ही निजी वाक नाम दिया है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, निजी वाक। निजी वाक नाम दिया इसी को ही आत्म भाषा नाम दिया है। इसमें क्या होता है कि बच्चे खुद से बातें करते हैं और अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। मतलब आपस में बच्चे खुद से, आपस में नहीं, खुद से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछते जैसे कि वैगोत्स्की के बारे में पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? उनका सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ना है, उनके सिद्धांत का नाम पढ़ना है। फिर उनके जो है सबसे पहले उनके बारे में जो संज्ञान के बारे में बताया उसके बारे में पढ़ना है। फिर एमकेओ, जेडपीडी, इसके फोल्डिंग और फिर उनके भाषा विकास के बारे में पढ़ना है। ये बालक अपने दिमाग में सोचता है, ये होता है आत्मभाषा। क्या जो बालक अपने दिमाग के अंदर सोचता है, खुद से बातें करके सोचता है, ये निजी वाक्य आत्मभाषा कहते हैं। और एक इनका कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपने समवयस्कों से बात है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ वार्ता या अंतःक्रिया करके सीखते हैं। कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमारे वैगोत्स्की इनके सिद्धांत का पूरा सार यही है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अपनी वार्ता या अंतःक्रिया के दौरान सकते हैं। जो अपने अपने समान या वयस्क जो होते हैं, अपने बराबर के समूह में या वयस्कों से जो चीज़ें उनसे वार्ता करके या उनकी अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, ये होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन पियाजे ने दे रखा है। तो ये वैगोत्स्की ने दे रखा है। तो ये लियो वैगोत्स्की का बहुत ही ज़बरदस्त सिद्धांत। लगभग ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसमें इनसे प्रश्न बनता हो। और ज़्यादा समझने लायक इसलिए नहीं है, मतलब इसलिए बहुत समझने लायक इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है। ये 25-30 मिनट अगर जो आपने बिताए हमारे साथ, तो 110% कहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा। जीन पियाजे और सिद्धांत, जो जीन पियाजे हमने पिछले क्लास में बताया था उससे, और ये वैगोत्स्की। अब हम आगे कोहलबर्ग और फिर सिगमंड फ्रायड बताएंगे। ये जो विचारक हैं इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, और यहाँ से जो हम बताएं इससे अलग भी नहीं जाएगा। तो ये वही एमक्यू हमने आपको बता रखा है, और ये भी नोट्स भी दे रखे हैं। अगर लिखना है आपको तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। संभावित क्षेत्र, जेडपीडी क्षेत्र, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर एक संभावित क्षेत्र वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके फोल्डिंग शुरुआती सहायता और जो सीखने के साथ घटती चली जाती है और आगे चलकर शून्य भी हो जाती है। और भाषा विचार से पहले शुरुआती 2 वर्ष में बालक भाषा विचार अलग-अलग और फिर भाषा विचार पर हावी होती चली जाती है। और 2 वर्ष बाद शाब्दिक भाषा के उदय होने पर, और निजी वाक्य ये अभी-अभी आपको हमने बताया। तो ये वाइगोत्स्की का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इसे। तो अगर जो ये प्रयास हमारा आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।